हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 113 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1855 to 1950 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट मेजर चेंजेस वर मेड इन गवर्नेंस थ्रू मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन में क्या बड़े बदलाव किए थे। हमें इन रिफॉर्म्स के की पॉइंट्स, उनका इम्पैक्ट और उनकी इंपॉर्टेंस समझानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए लाए थे। यह रिफॉर्म्स एडविन मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड चेल्मसफोर्ड, वाइसरॉय, की रिपोर्ट पर बेस्ड थे। वर्ल्ड वॉर I के बाद भारतीयों के बढ़ते प्रेशर के चलते ये रिफॉर्म्स लाए गए। यह रिफॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप पर काफी लिमिटेशंस के साथ आए। मेन बॉडी। 1. रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड और उद्देश्य। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में सेल्फ रूल की डिमांड तेजी से बढ़ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। रिफॉर्म्स का मेन पर्पस था इंडियंस को शासन में कुछ हिस्सा देना और उनकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड देना। 2. मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स। डियार्की इन प्रोविंसेस। सबसे बड़ा चेंज था डियार्की का इंट्रोडक्शन, जिसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर इंडियन मिनिस्टर्स के पास जबकि रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस और फाइनेंस ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर थे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 हाउसेज बनाए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते लेकिन वाइसरॉय के पास अभी भी फाइनल पावर थी। फ्रैंचाइज और काउंसिल्स का एक्सपेंशन। वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सिर्फ 10% लोग वोट दे सकते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड किया गया और उनका रोल भी बढ़ाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन। एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जिससे गवर्नमेंट जॉब्स का रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। 3. इम्पैक्ट और आलोचना। लिमिटेड कंट्रोल फॉर इंडियंस। रिफॉर्म्स के बाद भी असली पावर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास थी। डियार्की सिस्टम कंफ्यूजिंग और इनफेक्टिव साबित हुआ। पॉलिटिकल अवेयरनेस का राइज। लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आई और उन्हें एक नए प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला। लीडर्स को गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के अंदर काम करने का अनुभव मिला। फ्यूचर रिफॉर्म्स की बुनियाद। इन रिफॉर्म्स के फ्लॉस के बावजूद इन्होंने आगे चलकर 1935 के एक्ट जैसे बड़े स्टेप्स के लिए पथ बनाया। कंक्लूजन। मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स एक इंपॉर्टेंट पर लिमिटेड एफर्ट भारत को सेल्फ गवर्नेंस की तरफ ले जाने का। इन रिफॉर्म्स ने इंडियंस को गवर्नेंस का एक पार्ट बनाया, लेकिन असली पावर अब भी ब्रिटिश के पास थी। फिर भी ये एक ऐसा कदम था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की डायरेक्शन तय की। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ डिड लिटरेचर रिफ्लेक्ट द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 20th सेंचुरी के पहले हिस्सों में लिटरेचर ने किस तरह से राष्ट्रवाद को प्रमोट किया। हमें बताना है कि कैसे कविताओं, कहानियों, उपन्यासों और अखबारों ने लोगों को जागरूक किया और आजादी की लड़ाई में जोड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिटरेचर सिर्फ आर्ट का जरिया नहीं होता, बल्कि अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक हालत को भी दिखाता है। 20th सेंचुरी के पहले आधे हिस्से में इंडियन लिटरेचर ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और राष्ट्रीय एकता का पैगाम दिया। लेखक और कवि अपने लिखे हुए शब्दों के जरिए लोगों में जोश और एकता जागते थे। इस दौरान कई रीजनल और नेशनल भाषाओं में राष्ट्रवादी साहित्य उभार के आया। मेन बॉडी। 1. रीजनल और वर्नाक्युलर लिटरेचर का योगदान। हिंदी, बंगाली, तमिल, उर्दू, मराठी जैसे कई भाषाओं में नेशनलिस्ट लिटरेचर लिखा गया जो आम जनता तक आसानी से पहुंचा।
बेंगल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ और उसका गीत वंदे मातरम एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। हिंदी के मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कविताओं में भारत के इतिहास और वीरांगनाओं का वर्णन किया। तमिल के सुब्रमण्या भारती ने अपने जोशीले गीतों से लोगों को प्रेरित किया। 2. अखबार, पत्रिका और राजनीतिक लेख। तिलक का केसरी, गांधी जी का यंग इंडिया और द हिंदू जैसे अखबार राष्ट्रवादी सोच का प्रचार करते थे। इनमें ब्रिटिश अत्याचारों की रिपोर्ट होती थी, स्वदेशी का समर्थन और राष्ट्रीय एकता का पैगाम दिया जाता था। अरबिंदो घोष और टैगोर जैसे सोचने वाले लेखक अपने लेखों के जरिए ब्रिटिश नियमों की आलोचना करते थे। 3. उपन्यास और फिक्शन के जरिए संदेश। कहानियों और उपन्यासों ने भी नेशनलिज्म का संदेश लोगों तक पहुंचाया। प्रेमचंद के गोदान और कर्मभूमि ने आम आदमी के जीवन और उनकी समस्याओं के माध्यम से राष्ट्रवादी भाव दिखाया। टैगोर का घरे बैर नेशनलिज्म के अंदर के तनाव को समझाता है। 4. कविता और गीत, एकता के साधन। कविता एक भावनात्मक जरिया बना राष्ट्रवाद का संदेश देने का। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता हर जगह प्रचलित हुई। ऐसे गीत प्रोटेस्ट, सभाओं और आंदोलनों में लोगों को जोड़ने के लिए गाए जाते थे। टैगोर का जन गाना माना आज हमारा राष्ट्रीय गान है। कंक्लूजन, आखिर में ये कहना सही होगा कि लिटरेचर ने लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर असर किया। उसने एक राष्ट्रवादी सोच को जन्म दिया और लोगों को एक साथ लाए। कविता, कहानी या पत्रकारिता के माध्यम से देशभक्ति का जज्बा जगाया गया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 7. Give an analytical account of Gandhi's ideology with special reference to non-violence and religion. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें महात्मा गांधी के विचारों का विश्लेषण करना है, खासकर 2 इम्पोर्टेंट पहलुओं पर, अहिंसा और धर्म। हमें ये बताना है कि गांधी जी इन दोनों को कैसे समझते थे, कैसे अपनाते थे और इनका क्या प्रभाव था उनकी राजनीति और समाज पर। आंसर। इंट्रोडक्शन। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने एक अलग और आध्यात्मिक राजनीति की सोच दी। उनकी सोच का मूल मंत्र था अहिंसा, सत्य और नैतिक जीवन। गांधी जी का विचारधारा धर्म, संवेदना और सच्चाई पर आधारित था। उनका मानना था कि राजनीति को सिर्फ पावर नहीं बल्कि मोरालिटी से चलना चाहिए। उनका प्रभाव भारत और दुनिया दोनों पर गहरा था। मेन बॉडी। 1. अहिंसा का कॉन्सेप्ट, नॉन वायलेंस। गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं बल्कि एक पॉजिटिव लव और दया का भाव था। उन्होंने ये विचार जैन, हिंदू और क्रिश्चियन धर्मों से लिया था, जहां अहिंसा को सबसे बड़ा गुण माना गया है। गांधी जी के लिए अहिंसा जीने का तरीका था। सोच, बोल और काम में उन्होंने इससे एक राजनीतिक हथियार बनाया। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट में इसका प्रचुर उपयोग किया। गांधी का मानना था कि अहिंसा से दुश्मन का दिल जीता जा सकता है और संघर्ष को नैतिक रूप दिया जा सकता है। 2. गांधी जी की धर्म के प्रति सोच। गांधी जी कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और उनका जीवन धार्मिक मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने कभी भी एक धर्म को दूसरे से ऊपर नहीं रखा, सभी धर्मों को एक जैसा माना। वो गीता, कुरान और बाइबल सभी पढ़ते थे और इन्हें एक सत्य तक पहुंचने के रास्ते मानते थे। उनके लिए धर्म का अर्थ रिचुअल्स नहीं बल्कि नीति, प्रेम और सेवा था। उनकी सोच सर्वधर्म संभव पर आधारित थी, जिसे उन्होंने अपनी सेक्युलर राजनीति का मूल बनाया। 3. राजनीति में अहिंसा और धर्म का प्रयोग। गांधी जी ने अहिंसा को सत्याग्रह का आधार बनाया, जो सच पर जिद्द करना होता है। सत्याग्रह का अर्थ था नैतिक हिम्मत से अन्याय का विरोध बिना हिंसा के। उन्होंने उपवास, प्रार्थना और आत्मशुद्धि को भी आंदोलनों का हिस्सा बनाया। चौरी चौरा या पार्टीशन जैसे हिंसा के समय भी उन्होंने शांति और धार्मिक संदेशों से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गांधी जी के लिए राजनीति और धर्म अलग नहीं थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति बिना नीति के खतरनाक होती है। 4. आलोचना और विरासत। कुछ लोग कहते थे कि गांधी जी का अहिंसा पे जोर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हमेशा काम नहीं करता। कुछ ने उनकी धार्मिक सोच को लेकर भी आलोचना की, जैसे गौवंश या राम राज्य जैसे विचारों से कुछ लोग अलग महसूस करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद गांधी जी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे विश्व नेताओं को प्रभावित किया। आज भी उनका विचार सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट और पीस मूवमेंट्स में प्रमुख है।
कंक्लूजन। गांधी जी की सोच, अहिंसा और धर्म भारत की आज़ादी की राजनीति का नीतिक आधार बनी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी एक साम्राज्य को हराया जा सकता है। उनके विचारों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उनका प्रभाव अमर है। आज भी उनका संदेश दुनिया को शांति और इंसाफ के रास्ते पर ले जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Royal Indian Navy Revolt. B. Rowlatt Act. C. Rise of Trade Unions in India. D. Congress Socialist Party. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक दिए गए हैं और सभी पर छोटी पर इम्पैक्टफुल एक्सप्लेनेशन देनी है। हर टॉपिक का बैकग्राउंड, मेन पॉइंट्स और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्लियर करना है। ये सब चीजें हमें भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़कर समझानी चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ये सभी टॉपिक्स कॉलोनियल पीरियड के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट्स को दिखाते हैं। हर टॉपिक ने अपने तरीके से इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रांग बनाया। इनमें से कुछ मिलिट्री रेजिस्टेंस द, कुछ लीगल ऑपरेशन के खिलाफ दी और कुछ सोशलिस्ट मूवमेंट्स का हिस्सा थे। ए. रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। मेन बॉडी। बैकग्राउंड। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सेलर्स ने बॉम्बे में ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ म्यूटनी की। कॉजेस। रेशियल भेदभाव, खराब सैलरी, बुरे काम के हालत और नेशनलिस्ट विचारों का असर इस रिवोल्ट के रीजंस थे। कोर्स ऑफ इवेंट्स। लगभग 20,000 सेलर्स ने रिवोल्ट में भाग लिया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने हक की मांग की। इम्पैक्ट। रिवोल्ट को दबा दिया गया, पर इसने ब्रिटिश को ये दिखाया कि उनकी आर्मी भी अब उनसे खुश नहीं है। इससे इंडिपेंडेंस प्रोसेस और फास्ट हुआ। बी. रोलेट एक्ट। मेन बॉडी। बैकग्राउंड। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था जिसका एम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना था। प्रोविजंस। इस एक्ट में बिना ट्रायल के अरेस्ट और डिटेंशन की पावर दी गई थी। स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट्स को भी लिमिट किया गया। रिस्पॉन्स। गांधी जी ने इसके खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू किया जिसका क्लाइमैक्स जलियांवाला बाग मैसेकर था। सिग्निफिकेंस। रोलेट एक्ट ने लोगों को जगाया और ब्रिटिश रूल के अप्रेसिव नेचर को एक्सपोज किया। ये एक मेजर पॉलिटिकल अवेकनिंग का पॉइंट था। सी. राइज ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। मेन बॉडी। कॉन्टेक्स्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लेबर क्लास काफी बढ़ गया था जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अर्ली डेवलपमेंट्स। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन बनी थी जो पहला बड़ा ट्रेड यूनियन था। बीपी वाडिया जैसे लीडर्स ने इसमें हेल्प की। ग्रोथ। 1920 में AITUC का फॉर्मेशन हुआ। स्ट्राइक्स टेक्सटाइल्स, जूते और रेलवे सेक्टर्स में कॉमन हो गई। सिग्निफिकेंस। ट्रेड यूनियंस ने वर्कर्स की आवाज को यूनाइटेड बनाया और फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट किया। डी. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। मेन बॉडी। फॉर्मेशन। CSP का फॉर्मेशन 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लीडर्स इसमें थे। आइडियोलॉजी। CSP का फोकस सोशलिज्म, एंटी कैपिटलिज्म और एंटी इंपेरियलिज्म पर था। एक्टिविटीज। कांग्रेस के अंदर रहकर CSP ने किसान मजदूर फ्रेंडली पॉलिसीज पुश की। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम अंडरग्राउंड वर्क भी किया। इम्पैक्ट। CSP ने सोशलिस्ट थॉट को इंडियन पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश किया और आगे चलकर इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट पार्टीज बनी। कंक्लूजन। इन चारों टॉपिक्स ने अपने तरीके से ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट किया। चाहे वो रिवोल्ट हो, लीगल प्रोटेस्ट हो या पॉलिटिकल रिफॉर्म, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को मजबूत बनाता है। इनका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट आज भी महसूस होता है। बिफोर वी एंड, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।